नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर आया नया अपडेट। नए दिशा निर्देश हुए जारी, पर 26 जनवरी से होंगे लागू। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ने से लेकर हटवाने तक बताएंगे दोस्तों आपको सारी डिटेल्स के बारे में विस्तार से। इसी के साथ ही राजस्थान की जनता को सीएम भजलाल शर्मा ने दिए कई तोहफे। दोस्तों, आईएमडी का नया प्रेडिक्शन, राजस्थान में 26 जनवरी को आखिर कैसा रहेगा मौसम, बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको बड़ी अपडेट। इसी के साथ ही जोधपुर में अधिकारियों पर नाराज हुई वसुंधरा राजे, नगर निगम में मचा हड़कंप। दोस्तों, राजस्थान में गणतंत्र दिवस के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, इन दिग्गज एमएलएस को मिल सकता है मौका। दोस्तों, बीजेपी नेता बैंसला बोले, हम भी पायलट के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री गुज्जर ने कहा, पायलट को सीएम नहीं बनाया तो समाज ने चमड़ी उधेड़ी। इसी के साथ ही आरएएस परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 जनवरी को होंगे अपलोड, परीक्षा 2 फरवरी को होगी। दोस्तों, महज 1000 रुपए में मिल रही है प्रतिबंधित ई सिगरेट है, खतरनाक इतनी कि दिमाग की नसें तक सिकुड़ जाती है। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर नया अपडेट, नए दिशा निर्देश जारी, पर 26 जनवरी से होंगे लागू। देखिए दोस्तों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों और व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जारी निर्देशानुसार इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं या ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा। आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमांत कृषक, श्रमिक कार्ड और सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वो खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है। वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदन निस्तारण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन किया जाएगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने न जोड़ने की कार्यवाही आवेदन पत्र होने के 1 महीने के भीतर संपन्न की जाए। इसी के साथ ही दोस्तों, एक बात को और ध्यान रखिएगा कि पुराने आवेदनकर्ता को अब दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग से जारी नए दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का कार्य अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से हो सकेगा। डाकघर से पैसा निकालने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी ये सुविधा। देखिए दोस्तों, ब्यावर डाक मंडल के 36 पोस्ट ऑफिस में अब डाक उपभोक्ता बायोमेट्रिक से लेन देन कर सकेंगे। ये सुविधा ब्यावर मंडल के 34 पोस्ट ऑफिस और 2 हेड ऑफिस में शुरू की गई है। इससे उपभोक्ताओं को रुपए निकालने के फार्म भरने से निजात मिलेगा। दूसरे चरण में गाँव के छोटे डाकघरों में ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इससे डाकघरों को राहत मिलेगी। डाक विभाग ने आधार बायोमेट्रिक से डाकघर, बचत बैंक खाते खोलने और लेन देन की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। ये प्रक्रिया स्थानीय डाकघर समेत देश भर के सभी डाकघरों में लागू है। नए ग्राहकों के लिए सिंगल सेविंग अकाउंट खोले जाएंगे। पुराने ग्राहकों का ई केवाईसी भी अपडेट किया जाएगा। दोस्तों, इस सुविधा के तहत खाताधारियों को ई केवाईसी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लाने की भी जरूरत नहीं होगी, न ही उन्हें आधार और पैन नंबर भी भरना होगा। आधार प्रमाणीकरण के लिए डाकघर के बायोमेट्रिक डिवाइस पर सिर्फ फिंगरप्रिंट देना होगा। बस दोस्तों, यही काम करना है। इसके बाद आपका काम हो जाएगा। 1 पेज का सहमति पत्र जिसमें ग्राहक का हस्ताक्षर होगा, बस उसे देना है। लोगों की सुविधा के लिए डाक विभाग पेपरलेस ई केवाईसी आधार की प्रमाणिकता के आधार पर पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक, पीओएसबी खाता खोलने और लेन देन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। राजस्थान की जनता को सीएम भजलाल शर्मा ने दिए कई तोहफे, आखिर क्या? देखिए, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने राजस्थान की जनता को कई तोहफे दिए हैं। सीएम भजलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना, जिसे कि अब रामजल सेतु लिंक परियोजना कहते हैं, उसके कार्यों को गति प्रदान करने और 12 जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। सीएम भजलाल शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोजन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। आईएमडी का नया प्रेडिक्शन, राजस्थान में 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम।
देखिए दोस्तों, राज्य में सर्दी का मौसम है पर दिन में कहीं कहीं गर्मी का एहसास भी हो रहा है। प्रदेश का मौसम बेहद तेजी से बदल रहा है। 26 जनवरी को राजस्थान में कैसा मौसम रहेगा, इस पर मौसम विभाग के नए प्रिडिक्शन के अनुसार राज्य में 26 जनवरी के तापमान में गिरावट होने और सर्दी तेज होने की संभावना जताई गई है। इस बीच राज्य में मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप भी रहेगी। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में सर्दी का असर कम हुआ है। अब आगामी एक सप्ताह में मौसम मुख्यतः शुष्क और सामान्य रहने की प्रबल संभावना है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के नए अपडेट के अनुसार आज यानी 25 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। 28 और 29 जनवरी से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होगा। पश्चिम से आने वाली हवा बढ़ जाएगी, जिससे एक बार फिर राज्य के तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलने लगेगी। राजस्थान के इस अफसर के काम को सीएम भजलाल शर्मा ने सराहा, दिया सम्मान। आखिर क्या है इनके नवाचार? देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले के महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी को मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने खुद सम्मानित किया। उनकी कार्यशैली की प्रदेश स्तर पर सराहना हुई है। जिले में इस क्षेत्र में किए गए नवाचारों को प्रदेश स्तर पर सराहा गया है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोलंकी को सम्मानित किया गया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर सोलंकी ने ऐसा क्या किया कि उनकी सराहना मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रवेश कुमार सोलंकी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में पोषण अभियान के तहत पूरे साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया गया, जिसमें जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई, अन्नप्राशन, प्रवेशोत्सव और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की गई। जिले के सभी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के साथ साथ सास, ससुर और पति को भी बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान सभाएं, रैलियां भी आयोजित की गई। वहीं सोलंकी ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण से लेकर शिक्षा में महिलाओं का समर्थन करने वाले पुरुषों को जिम्मेदार पुरुष सम्मान से भी नवाजा गया। इसके अलावा जिले में मोटे अनाजों और स्थानीय भोजन के साथ साथ पारंपरिक तरीके से भोजन तैयार करने पर जोर दिया गया, जिससे पोषण तत्वों की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामलों से सहमा राजस्थान, टीकाराम जूली ने जताई चिंता। 17 दिनों में 6 छात्रों ने की आत्महत्या। देखिए दोस्तों, देश के कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध है कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते बुधवार को भी 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे एक साल के शुरुआती 22 दिनों में ही आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 6 तक पहुंच गई। ये आंकड़ा कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री और प्रशासन के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चिंता जताते हुए सीएम भजलाल शर्मा से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। जोधपुर में अधिकारियों पर नाराज हो गई वसुंधरा राजे, नगर निगम में मचा हड़कंप। देखिए दोस्तों, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर दौरे के दौरान क्षेत्रीय पार्षद और अधिकारियों पर नाराज हो गई। दरअसल वसुंधरा राजे ने रेजिडेंसी रोड पर विजया राजे सिंधिया की मूर्ति के समीप गंदगी देखी। इससे नाराज होते हुए उन्होंने इसकी सफाई के निर्देश भी दिए। वसुंधरा राजे की नाराजगी से नगर निगम में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फनन में मूर्ति स्थल की साफ सफाई शुरू की गई। नगर निगम के स्थानीय पार्षद इस दौरान वहां मौजूद रहे। इसके बाद वसुंधरा राजे ने जोधपुर से रवाना होने से पहले विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ उन्होंने मीडिया से कहा कि जिस प्रकार से अन्य प्रतिमाओं की देखभाल होती है, वैसे इसका भी रखरखाव करने की बात कही थी, जिसकी पालना अब की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता घनश्याम वैष्णव का कहना है कि वसुंधरा राजे द्वारा दी गई नसीहत का परिणाम आया। मूर्ति स्थल पर सफाई के साथ साथ पेड़ों की कटाई और छंगाई का काम भी पूरा किया गया। राजस्थान में गणतंत्र दिवस के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, इन दिग्गज एमएलएस को मिल सकता है मौका। देखिए दोस्तों, राज्य में गणतंत्र दिवस के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी सीएम भजलाल शर्मा अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बता दें कि इस विस्तार में कुछ नए चेहरों को मंत्री पद मिलने की संभावना है, वहीं कुछ पुराने नेताओं के बाहर होने की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट के नेताओं को भी मौका दिए जाने की पूरी संभावना है। सीएम भजलाल शर्मा ने हाल ही में वसुंधरा राजे से उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद से अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक तो भजनलाल मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों में कालीचरण सराफ और श्रीचंद कृपलानी जैसे अनुभवी नेताओं के नाम सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा रेवतराम डांगा, भेराराम सियोल, शैलेश दिगंबर सिंह, राजेंद्र गुज्जर, संदीप शर्मा, लालाराम बैरवा और जितेंद्र गोठवाल को भी मंत्री पद मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही डिप्टी सीएम भी बदलने की चर्चाएं जोरों पर है। इस पद के लिए अनीता भदेल, डॉक्टर मंजू बाघमार, जोगेश्वर गर्ग और जितेंद्र गोठवाल में से किसी एक का नाम सामने आ सकता है। बताते चले कि वर्तमान में सीएम भजलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं। 31 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट स्तर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर सरकार अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।
सुरेश सिंह रावत का गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला, कहा कांग्रेस को राम नाम से चिढ़ है। देखिए, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली राम सेतु परियोजना कृषि और पेयजल के लिए अहम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा झूठ का ढोल है, इसमें कांग्रेस बेवजह की राजनीति कर रही है। ये बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कही। सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस को राम नाम से ही चिढ़ है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के पहले अक्षर को मिलाकर परियोजना का नाम राम सेतु रखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डोटासरा झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना यानी पीकेसी का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया था। पीकेसी को पहले ईआरसीपी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में परियोजना के लिए कोई बजट जारी नहीं किया। सरकार होटलों में व्यस्त रही। भाजपा सरकार ने 9,600 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए। द्वितीय चरण के कामकाज को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हुए नाराज, वेतन विसंगति के लिए उठाई ये मांग, खेमराज कमेटी ने जारी की रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि कमेटी ने वेतन विसंगति दूर करने के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं किया, वही मांग उठाई कि सरकार कमेटी की बकाया सिफारिशों को कब तक पूरा कर देगी। दरअसल ये कमेटी अगस्त 2021 में बनाई गई थी, जिस पर तत्कालीन सरकार ने रिपोर्ट लागू करने का दावा किया। कर्मचारी लंबे समय से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बजट पूर्व संवाद के समय भी कर्मचारियों ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। तब बताते चले कि कमेटी को एनपीएस के विकल्प के संबंध में भी सिफारिश देनी थी, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर ही एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने का निर्णय ले लिया। वहीं इधर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि पहले सावंत कमेटी फिर खेमराज कमेटी, कर्मचारी संगठनों ने इसमें बड़े उत्साह के साथ ज्ञापन दिए, लेकिन रिपोर्ट आने पर पता लगा कि इसमें कर्मचारियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लाखों का खर्च जनता के पैसों का दुरुपयोग सिद्ध हुआ है। बीजेपी नेता बैंसला बोले, हम भी पायलट के साथ। केंद्रीय मंत्री गुज्जर ने कहा, पायलट को सीएम नहीं बनाया तो समाज ने चमड़ी उधेड़ी। देखिए दोस्तों, जयपुर में गुज्जर समाज के राजस्थान कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के तत्वाधान में जीकेप भवन का शिलान्यास किया गया। जीकेप भवन का भूमि पूजन और भामाशाह सम्मान समारोह मेट्रो इनक्लेव मानसरोवर B2 बाईपास जयपुर में संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता सचिन पायलट रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुज्जर ने की। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता विजय बैंसला भी शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि सचिन पायलट ने कहा कि समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ऐसे भवन की आवश्यकता थी जहाँ गाँव शहर के बच्चे पढ़ सके। अभी हमारे बच्चे परीक्षा भी पास करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। साक्षात्कार के समय सवालों के जवाब नहीं दे पाते, उनकी झिझक खत्म करनी होगी। इस दौरान पायलट ने कहा कि राजनीति में हर दल की भूमिका होती है। जो कड़वा खून का घूंट पीकर लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोग उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। बातों को समझना और गरीब लोगों के लिए काम करने वालों की चर्चा होती है। पायलट ने कहा कि मैं 2004 में पहली बार संसद गया, तब संवाद होता था, लोग धैर्य से बैठकर बात सुनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो बोलते थे, लोग उन्हें सुनते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि अब संसद का तरीका ही बदल गया, वैसा तरीका देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर ने सचिन पायलट को कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री न बनाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का समाज तो बहुत मजबूत समाज है, ये जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है, और जब लेने पर आता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है, और ये करके भी दिखाया। वहीं कृष्णपाल गुज्जर ने कहा कि सचिन जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, विजय बैंसला भी बैठे हैं, हर चुनाव में मुझे भी राजस्थान आने का मौका मिलता है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो इस प्रदेश के समाज ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया, किसके लिए दिया ये आप भी जानते हैं और समाज भी जानता है, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मिला। तो मैं आज जो कह रहा था वो करके भी समाज ने दिखाया है। गुज्जर ने कहा कि हमारे मत और दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, समाज को मजबूत करे, समाज हित को सबसे ऊपर रखे। इसके अलावा विजय बैंसला ने आयोजन के दौरान जब अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले सचिन पायलट का स्वागत करते हुए कहा, हम सबके लाडले और प्यारे सचिन पायलट को प्रणाम। बैंसला की इस बात को सुनते ही शोर मच गया। वहीं बैंसला ने भी कहा, मजा नहीं आया, थोड़ा और जोर से। तो वहां नारेबाजी शुरू हुई, पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। इसके बाद विजय बैंसला ने भी कहा कि हम भी तो साथ ही हैं, चिंता मत करो। इसके अलावा बैंसला ने भजनलाल सरकार में गुज्जर कैबिनेट मंत्रियों की कम संख्या पर सवाल उठाए। बैंसला ने कहा कि सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी, पिछली सरकार में जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे और अब जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मजा नहीं आया। बात तो सच है, ये कहनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल जी ने तो कह दिया, ऐसे नहीं तो वैसे लेना तो पड़ेगा और हम लेंगे। इसके अलावा बैंसला ने आरक्षण आंदोलन में मारे गए 73 लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। बैंसला ने कहा कि आरक्षण को स्थायी रखने के लिए 9वीं अनुसूची में डलवाने का प्रयास सबको मिलकर करना चाहिए। केंद्र के मंत्री कृष्णपाल सिंह गुज्जर को देव नारायण जैसी योजना देश के अन्य राज्यों में भी चालू करवाने का आग्रह किया। नीमका थाना जिला समाप्त करने पर जवाब दे राजस्थान सरकार, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमका थाना जिला समाप्त करने पर राज्य सरकार से जवाब मांग लिया। अब इस मामले की गंगापुर सिटी जिला समाप्त करने को लेकर विधायक रामकेश मीणा की ओर से दायर याचिका के साथ ही 28 जनवरी को सुनवाई होगी।
दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल, सिर्फ डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, बौद्धिक अक्षमता भी जरूरी है। देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों को बौद्धिक अक्षमता विकसित करने वाले केंद्र बताते हुए कहा कि पहले आदमी डिग्री पाता था और नौकरी लग जाती थी, लेकिन अब ऐसा समय है कि डिग्री के साथ ही आपके पास कौशल भी होना चाहिए। इसके लिए बौद्धिक अक्षमता भी होनी जरूरी होती है। राज्यपाल बीते दिन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के संत सुधा सागर सभागार में 17वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 400 कुलपति, 1000 शिक्षाविद और 1400 एक्सपर्ट से चर्चा कर ये नीति बनी है। जब पहली कक्षा से विद्यार्थी से पढ़ेगा तो देश में 15 साल बाद असर नजर आएगा। राज्यपाल ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों की बौद्धिक क्षमता न बढ़े ऐसे प्रयास किए हैं। हमें इतिहास को याद रखना चाहिए। जो इतिहास भूलता है वो भूगोल भी भूल जाता है। आरएएस परीक्षा की प्रवेश पत्र 30 जनवरी को होंगे अपलोड, परीक्षा 2 फरवरी को होगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आगामी 2 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर सीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 26 जनवरी से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा की प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर 30 जनवरी को जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करे कि वो यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड करे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकेगा। कम वोल्टेज से जल रही है मोटरें, किसानों को लगता है 15,000 का फटका, ऐसे में कैसे करे सिंचाई। देखिए, कृषि बाहुल्य क्षेत्र में इन दिनों बिजली के वोल्टेज पूरी न आने के चलते किसानों के खेतों में फसलों की सिंचाई नहीं हो पाने से किसान चिंतित है। मतोड़ा डिस्कॉम उपखंड से संचालित फीडर पर लोड अधिक होने से दिन में दी जा रही बिजली 300 वोल्टेज भी पूरी नहीं कर पा रही, जबकि नलकूप की मोटर चलने के लिए तकरीबन 400 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कम वोल्टेज होने से बार बार मोटर ट्रिपिंग हो जाती है। बीच बीच में पावर अप डाउन होने से आए दिन मोटर भी जल रही है। एक मोटर जलने पर किसान को करीब 15,000 रुपए का नुकसान होता है। इधर रबी की फसलें पानी चाह रही है, जबकि गुणवत्तापूर्ण बिजली न मिलने से किसानों को फसल चौपट होने और मशीनरी जलने से आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है। शेखावटी में कांग्रेस की मजबूती से घबराई भाजपा। देखिए दोस्तों, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे जिला बचाव संघर्ष समिति के धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेषता के कारण नीमका थाना जिला और सीकर संभाग को हटाया गया है। भाजपा सरकार ने शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस को कमजोर करने की मंशा से ये कदम उठाया, जबकि सीकर संभाग और नीमका थाना जिला अपने मापदंडों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। गठाला ने कहा कि शेखावटी क्षेत्र में कांग्रेस ने 21 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की और सीकर, चूरू, झुंझुनू के 3 सांसदों को भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जीता, जिससे भाजपा निराश हुई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जन भावनाओं को देखते हुए नीमका थाना को जिला बनाने का निर्णय लिया था, ताकि क्षेत्र की जनता को सीकर से दूरी और समस्याओं का सामना न करना पड़े। भाजपा सरकार ने इस कदम को पलटकर जनता के साथ अन्याय किया। साथ ही गठाला ने भाजपा सरकार के विभिन्न फैसलों का विरोध करते हुए कहा कि वो केवल जनता से छीनने का काम कर रही है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूलों को हटाना और नगर निगम पालिकाओं का समापन। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया और जनता को राहत देने वाली सुविधाओं को खत्म कर दिया। महज 1,000 रुपए में मिल रही प्रतिबंधित ई सिगरेट खतरनाक इतनी कि दिमाग की नसें सिकुड़ने लग जाती है। देखिए दोस्तों, प्रतिबंध के बावजूद कोटा में ई सिगरेट धड़ल्ले से बिक रही है। किशोरों में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, लगातार शिकायतों के बाद इसके बारे में जब राजस्थान पत्रिका की एक टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि कोटा शहर के मॉल, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ई सिगरेट आसानी से उपलब्ध होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोटा सिटी पुलिस ने आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वयस्कों की तुलना में किशोर ई सिगरेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये ई सिगरेट है क्या। तो देखिए दोस्तों, ई सिगरेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, जिसे कि NDS कहते हैं, ये बैटरी से संचालित एक डिवाइस है जो तरल निकोटीन को प्रोपिलीन ग्लाइकोल या पानी या ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एरोसोल बनाता है। इसके कस का स्वाद असली सिगरेट जैसा लगता है। आप दोस्तों ये कह सकते हैं कि एक फ्लेवर्ड सिगरेट है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन से लेकर विज्ञापन तक पर प्रतिबंध लगाया था। ई सिगरेट खरीदने और बेचने वालों को 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ई सिगरेट का अगर कोई स्टॉक रखता है तो 6 महीने की कैद या 50,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। दोस्तों, MBS अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि सिगरेट के केमिकल से दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, लंग्स और अस्थमा की परेशानी होने लगती है। इसका लगातार इस्तेमाल नशे का आदी बना देता है। डूंगरपुर की सांकेरा जोसा व सुर्खियों में 52 साल की उम्र में पास किया हाई स्कूल, आखिर कितने % आए मार्क्स।
देखिए दोस्तों, राज्य के डूंगरपुर जिले के चित्री में एक 52 साल की महिला ने सबको हैरान कर दिया। सांकेरा जोसावा ने 52 साल की उम्र में 10वीं कक्षा पास की, साथ ही उन्हें 82% अंक भी मिले हैं। इस जानकारी के बाद सांकेरा जोसावा इलाके में सुर्खियों में। वो दोस्तों कहते हैं कि पढ़ने सीखने की कोई उम्र तय नहीं होती, जज्बा हो तो किसी भी उम्र में तालीम हासिल की जा सकती है। कुछ इसी बात को चरितार्थ किया है गलियाकोट मोहम्मदिया कॉलोनी की 52 साल की सांकेरा बेन जोसावा ने। उन्होंने 10वीं की परीक्षा 82% अंकों से उत्तीर्ण कर अन्य लोगों के सामने भी नजीर पेश की है। साइबर फ्रॉड के झांसे में आकर रिटायर्ड फौजी ने गंवाए 30 लाख रुपए। देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में रुपए लगाकर ज्यादा मुनाफे का प्रलोभन देकर सेवानिवृत्त फौजी से यानी रिटायर्ड फौजी से 30,46,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित रणवीर सिंह ने बताया कि उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप 131 GEPL इलाइट इन्वेस्टर्स ग्रुप ज्वाइन करने का मैसेज आया। इसके बाद ग्रुप एडमिन वरुण मित्तल ने दूसरे मोबाइल से फोन कर ऑनलाइन ऐप GE वेलोसिटी ट्रेड प्रो के माध्यम से उसके द्वारा बताए गए शेयरों पर रुपए लगाने पर 30% का मुनाफा होने का प्रलोभन दिया। इस पर उसने 22 अक्टूबर से 27 नवंबर 2024 तक अलग अलग खातों में 30,46,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान आरोपी ने ऐप में फर्जीकारी करते हुए प्रॉफिट दिखाया, जबकि उसके खाते में कोई राशि भी नहीं आई। आरोपी से जब इस बारे में बात की तो वो टाल मटोल करता रहा। इसके बाद रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ऐसे साइबर ठगों से बच के रहे। अगर आपको कोई ऐसे ऑनलाइन पैसा कमा कर देने की बात कहता हो तो समझ लीजिए वो आपको ठगने की प्लानिंग बनाकर आया है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे और अपनी मेहनत की कमाई पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आजकल ये साइबर ठगी का शिकार लोग ज्यादा ही हो रहे हैं। क्योंकि सभी को जल्दी पैसा कमाना है, तो ये आप लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आप हमें 10,000 रुपए दिए, हम आपको 50,000 दे देंगे, लेकिन आपके वो 10,000 भी नहीं आएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ऐसे किसी भी प्रलोभन में न आए जो आपको ऑनलाइन पैसा कमा कर देने की बात कहता है। अगर वो पैसा कमा सकते तो वो खुद के पैसे से खुद ही कमा लेते, आपको क्यों दे।